स्वागत सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट और आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर जो 18 दिया गया है। आवाज सर गायब है? नहीं, आवाज तो प्रॉपरली जा रही होगी। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार फिर से हमको बताने का प्रयास करें। इस समय आवाज जा रही है? कमेंट्स करके बताइए, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आप तक पहुंच रही है? आ गई? चलो ठीक है, आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं ये बोल रहा था कि क्लास 7th की एनसीईआरटी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 7th में अगर आप चैप्टर नंबर 17 को देखेंगे तो 17 में लिखा गया है 1 हमारी जीवन रेखा, और 18 यानी कि जो लास्ट चैप्टर है वो है अपशिष्ट जल की कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आमतौर पे क्या होता है, जब आप प्रश्न पत्र देखते हो तो प्रश्न पत्र में आपको विशुद्ध रूप से जो विज्ञान के सवाल होते हैं या इतिहास के होते हैं या पॉलिटी के होते हैं, वो सवाल तो आपको समझ में आते हैं कि ठीक है सर, ये हमने विज्ञान पढ़ा है तो निश्चित रूप से यहीं से सवाल पूछा गया है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 25%, जो आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो कहां से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। जैसे विज्ञान विषय तो आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान विषय की एनसीईआरटी को आप कवर तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों चैप्टर हैं इसको पढ़ करके आपको लगेगा वास्तव में कि ये विज्ञान विषय का सेगमेंट ही नहीं है। लेकिन चूंकि क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया गया है और यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको बता देता हूं। एकदम सोच समझ करके एक बेहतरीन प्लानिंग करके मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। मुझे यह नहीं पता है कि कितना लाभ आपको मिल रहा है, कितना बेहतर तरीके से आप मेरी चीजों को समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से शिद्दत के साथ में इस एनसीईआरटी को सफल बनाने में लगा हूं। कल पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 7th की एनसीईआरटी को आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 यानी कि 1 से लेकर के जो चैप्टर नंबर 18 है, 1 से लेकर के 18 तक का पूरा एनसीईआरटी ये क्लास 7th का कल मैं रिवीजन कराऊंगा, कल मैं रिकॉल कराऊंगा। 1 से लेकर के 18 तक की पूरी कहानी को लगभग 1 घंटे में मैं कंक्लूड करूंगा। कैसे, ये कल के लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो जब कल पूरा का पूरा मैं रिवीजन करा दूंगा क्लास 7th की एनसीईआरटी का, उसके पश्चात फिर 2 क्लास में लूंगा और इस 2 क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लगभग 75 क्वेश्चन की मदद से, 75 क्वेश्चन की सहायता से मैं 2 क्लास की सहायता से क्लास 7th की पूरी एनसीईआरटी का अभ्यास करा दूंगा। तो पहले हमने एक एक करके सारे के सारे चैप्टर को पढ़ाया, फिर मैं उसका रिवीजन कराऊंगा और फिर मैं उसका अभ्यास कराऊंगा। अगर ये इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर आपने काम कर लिया
तो विश्वास मानकर चलिएगा कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पर पढ़ने की कोशिश करें। एक बार इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें कि अब की बार की जो हमारी पढ़ाई हो, अब की बार की जो हमारी तैयारी हो, वो पूरी तरीके से अंतिम पढ़ाई हो, अंतिम तैयारी हो, क्योंकि इसके बाद आपको सफल हो जाना है। हस्ताक्षर तैयारी करिए, मुहर तैयारी करिए कि अब की बार इस तरीके से मुहर मार दीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, प्रश्न पत्र का सामना करिए, पेपर दे करके आइए तो कॉन्फिडेंस के साथ में कहिए कि इस परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो रहा है। इसे कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आप सीमा रेखा पर ही रहें या 10-15 नंबर के सवालों में ही आप उलझे रहें, अब की बार होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये तब हो पाएगा जब आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे, जब कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप तैयारी करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, आते हैं सीधे टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है वन हमारी जीवन रेखा। यह बहुत छोटा चैप्टर है और इससे बहुत ढेर सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी, वहां से बहुत ढेर सारे सवाल आपकी परीक्षा में मिलेंगे। पहले ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिए। वन हमारी जीवन रेखा क्यों है? वन हमारी जीवन रेखा क्यों है? निश्चित रूप से ये जो वन होते हैं इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। बिना लंग्स के, बिना फेफड़े के भी क्या कोई जीवित हो सकता है? नहीं। जैसे फेफड़ा हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, वैसे ही पूरे पृथ्वी पर ये जो वन पाए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, उसी ऑक्सीजन को लेकर के मनुष्य या सभी जो जीवधारी होते हैं वो जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत न केवल मनुष्य को है बल्कि खुद पेड़ पौधों को भी है। मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में कि स्टोमेटा के द्वारा रंध्रों की सहायता से पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, केचुआ, वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो कि मिट्टियों में घुलित ऑक्सीजन है। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं है, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहे। और उस ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पेड़ पौधे हैं। और जब ये पेड़ पौधे एक निश्चित स्थान पर बृहद मात्रा में होते हैं तो उसी को वन कहा जाता है। और यही वन हमारी क्या होती है? यही वन हमारी जीवन रेखा होती है। आपको ये जान करके हैरानी होगी, आपको वो ये जानना चाहिए निश्चित रूप से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी पृथ्वी पर भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है वन कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है। ये आपको जानना चाहिए, ये डेटा आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात समझिए। 18 चैप्टर है भाई संदीप वर्मा जी, 18 चैप्टर है, नई एनसीईआरटी में 18 चैप्टर है। चलो अब ध्यान समझो। यहां पर वन में इतने पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आगे की कहानी को मैं बात करूंगा, ठीक है? वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दे तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने ढेर सारे अगर वृक्ष हैं, अगर कुछ वृक्षों को अगर हम काट दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक वैज्ञानिक है इस चैप्टर में जिनका नाम है प्रोफेसर अहमद। इन्होंने बताया कि तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। निश्चित रूप से जो स्वयं पोषण प्राप्त कर सकते हैं यानी कि पेड़ पौधे, इनको स्वपोषी कहते हैं। जो इन पर जो है आश्रित होते हैं उनको परपोषी कहते हैं। और जो मृत चीजों पर आश्रित होते हैं या मृत चीजों से पोषण प्राप्त करते हैं, इनको मृतोपपोषी कहा जाता है, जैसे कि कवक। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं।
कैसे भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसके बाद लिखा गया है सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अंततः भोजन के लिए हमें पौधों पर ही निर्भर होना है, पौधों पर ही निर्भर रहना है। भाई चलो शेर मान लिया कि शेर मांसाहारी है, वो हिरन खाएगा, लेकिन हिरन क्या खाएगा? प्लांट खाएगा ना, पौधा खाएगा ना। बिना पौधे के हिरन नहीं और बिना हिरन के शेर नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सभी एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है, जुड़े हैं। अभी मैं बताऊंगा इस पे, ठीक है। जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। वही जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीट के द्वारा खाया जाता है, और जिन्हें मेढक खा लेता है, और फिर मेढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है, गरुड़ खा लेता है। ये तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का नया कॉन्सेप्ट बन गया। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ध्यान से समझना, खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? यहां पर इस पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाले जंतु हैं, वे सारे के सारे जंतु भोज्य और भक्षक के सिद्धांत पर हैं। भोज्य भक्षक के सिद्धांत का मतलब है वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। अगर उनको जिंदा रहना है तो निश्चित रूप से उन्हें दूसरों को शिकार करना पड़ेगा, और साथ ही साथ शिकार से बचना भी पड़ेगा कि वो शिकार न हो। मनुष्य भी तो वही कर रहा है। अगर हमें भी जिंदा रहना है तो इस कंपटीशन के माहौल में हमें दूसरे को पीछे करना है और खुद को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो यहां पे कह रहा है कि घास को कौन खाता है? कीट खाता है, और कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को गरुड़ खाता है। ये चल क्या रहा है? इसी श्रृंखला को हम फूड साइकिल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आना चाहिए। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का मतलब है ये जो भोज्य और भक्षक के सिद्धांत पर ये जो साइकिल चल रही होती है कि एक शिकार होता है, दूसरा शिकार करता है। इसी श्रृंखला को विज्ञान की भाषा में हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड साइकिल कहते हैं। जब कई ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है, फूड वेब का निर्माण होता है। ध्यान से समझना, जब कई ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है, यानी कि खाद्य जाल बनाता है। इस चीज को हम थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जैसे दिए गए एग्जाम्पल में आपने देखा घास है, तो घास को मेढक खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को जो है आपने देखा कि सांप खा रहा है, सॉरी, घास को क्या कर रहा है? घास को कीट खा रहा है। कीट को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और सांप खा रहा है, और सांप को गरुड़ खा रहा है। गरुड़ यानी कि बाज खा रहा है, ठीक है। गरुड़ खा रहा है, बाज खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक श्रृंखला चलेगी, इसी तरीके से चलेगी, ऐसा नहीं है। इस सांप को कौन खा सकता है? इस सांप को नेवला भी खा सकता है, नेवला भी खा सकता है। इस सांप को कौन खा सकता है? इस सांप को मोर भी खा सकता है, मोर भी खा सकता है, ऐसा नहीं। इस मेढक को मछलियां भी खा सकती हैं, मछलियां भी खा सकती हैं, मछलियां भी खा सकती हैं। और मछलियों को विभिन्न पक्षियां खा सकती हैं, विभिन्न क्या खा सकती हैं? पक्षियां खा सकती हैं। तो यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल बनता है। तो एक पॉइंट आप याद रखना, खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ रूप खाद्य जाल कहलाता है। इस स्टेटमेंट को पहले लिखो, अपनी कॉपी में लिख लो खूब अच्छे तरीके से। खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, खाद्य जाल का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इस पॉइंट को आपको याद रख लेना है। आगे
इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में जल्द ही आपके बैच में शुरू करूंगा, जल्द ही मैं शुरू करूंगा। तो इस पर मैं डिटेल में बातें करूंगा, यही चीज यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अब इसमें किसी भी प्रकार का चाहे खाद्य श्रृंखला हो चाहे खाद्य जाल हो, ये कोई भी खाद्य श्रृंखला हो या खाद्य जाल हो, अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाद्य श्रृंखलाएं या खाद्य जाल जो होते हैं, अंतोगत्वा जो होते हैं, ये इसी पर पेड़ पौधों पर निर्भर करती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं, इन्हीं को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उत्पादक कौन? उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक जो होते हैं सदैव कैसे होते हैं? ये सदैव स्वपोषी होते हैं। ये सदैव क्या होते हैं? ये सदैव स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं। इनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अब इन्हीं उत्पादक पर जो निर्भर होते हैं, ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, आप यहां से लेकर के यहां तक, इन उत्पादकों पर जो निर्भर रहने वाले जीव होते हैं, इनको विज्ञान की भाषा में या इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भाषा में उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो एक तो हो गया उत्पादक और एक हो गया उपभोक्ता। और तीसरे नंबर पे अब देखो कितना गजब की चीजें यहां पे मैं समझाऊंगा। अभी देख करके आपको लगेगा कि यार प्रकृति कितनी खूबसूरत है, हमारा ईश्वर कितना खूबसूरत है, कितने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट किया है। आप देखेंगे, आप पाएंगे, आपको मजा आएगा और आपको साथ ही साथ आश्चर्य भी होना चाहिए अपनी प्रकृति पर, अपने ईश्वर पर जो कभी कभी हम संदेह करते हैं। इस पूरी गणित को समझने का प्रयास करो। उपभोक्ता उत्पादक पर जो निर्भर रहेगा, उपभोक्ता हमेशा और हमेशा, उपभोक्ता और हमेशा ये परपोषी रहेगा। परपोषी का मतलब ये है कि इसके अंदर क्षमता नहीं है, इसके अंदर औकात नहीं है कि ये अपना भोजन बना ले। इसको अगर भोजन बनाना है, इसको खाना है, अगर इसको अपना विकास करना है, अगर इसको जिंदा रहना है, तो इसे उत्पादक पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे कीट, ये प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है, लेकिन ये मेढक जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है, क्योंकि मेढक जिसको खा रहा है वो इसको खा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। अब यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब उत्पादक और उपभोक्ता जब दोनों मर जाते हैं, जब दोनों मृत हो जाते हैं, तो मृत होने के पश्चात इनको सड़ाने और गलाने का कार्य कौन करता है? इनको सड़ाने और गलाने का कार्य कौन करता है? इनको सड़ाने और गलाने का काम कौन करता है? अपघटनकर्ता करते हैं। कौन करता है? अपघटनकर्ता। मैं इंग्लिश बोलते चल रहा हूं, मैं लिख भले नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं डीकंपोजर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीकंपोजर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कंज्यूमर हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंज्यूमर कहते हैं। और उत्पादक का मतलब तो आप जान ही गए हैं। उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक का मतलब क्या होता है आप समझ ही गए हैं। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उसे कहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, कहानी को ध्यान से समझिएगा। अपघटन में कौन कौन आएगा? कई बार सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, अभी यही सारी बातें लिखी गई हैं। कई बार सवाल पूछा गया अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अपघटनकर्ता के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवाणु आता है, जीवाणु, और कवक आता है, कवक। जीवाणु और कवक आता है। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना आए। यूपीपीसीएस, टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, आरओ एआरओ में, हर जगह पर यह सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से डीकंपोजर के अंतर्गत, अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है या कौन आता है? तो याद रख लीजिएगा,
जीवाणु और कवक आते हैं लेकिन वायरस नहीं आते हैं। जीवाणु और कवक आते हैं लेकिन वायरस नहीं आते हैं। वायरस डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास भी करना। ये क्या है? ये उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के पश्चात इनको सड़ाते हैं और सड़ा करके खूब मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। अब ये मिट्टी में जब इनको मिलाते हैं तो मिट्टी में मिलाने से क्या होता है, जब ये सड़ाते हैं और इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में मिलाने के पश्चात बनता क्या है? बनता है ह्यूमस। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ह्यूमस याद आया कि नहीं याद आया? ह्यूमस याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? ह्यूमस कहीं पढ़ा है आपने? हाँ, मृदा का, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। सबसे ज्यादा पोषण कहां से पौधों को मिलता है? इसी ह्यूमस से मिलता है। इसी क्या होता है? इसी ह्यूमस से मिलता है। तो ह्यूमस बन गया भाई, ह्यूमस बन गया। अब इसी ह्यूमस को प्राप्त करके पुनः ये क्या होगा? पौधा विकास करेगा। पौधा क्या करेगा? विकास करेगा। फिर इस पौधे को कीट खाएगा, फिर इसको मेढक खाएगा, फिर इसको सांप खाएगा, फिर इसको बाज खाएगा, और ये क्रम चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये क्रम चल रहा है। यानी कि घास जो है, घास को कीट खा रहा है, कीट को मेढक, सांप, बाज मर जा रहे हैं। तो अपघटनकर्ता ने इसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया। ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, मृदा का ऊपरी हिस्से का निर्माण हो गया। इसी से पोषण प्राप्त करके फिर से पौधा उगा और फिर से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद फिर ये सारी चीजें चलती रहती है। अब तुम इसमें से कोई एक डिस्टर्ब करके दिखाओ, अगर आपके अंदर क्षमता है तो इस पूरे इकोलॉजी इन्वायरमेंट को या इस पूरी खाद्य श्रृंखला में डिस्टरबेंस अगर कर दिया ना तो भूचाल आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है? चलो यहां से अगर सोच करके देखो, कल्पना करते चलो। एनसीईआरटी यही कह रही है कि कल्पना करते रहो। सोच लो पेड़ पौधे गायब हो गए तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि अगर ये जीवाणु कवक ना रहे तो क्या होगा? जीवाणु कवक को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। जीवाणु कवक नहीं रहे तो क्या होगा? कोई मरेगा तो वो क्या होगा? वो उसका डिकम्पोजिशन जो होगा वो बंद हो जाएगा, उसको अपघटित नहीं किया जाएगा। और जब अपघटित नहीं किया जाएगा तो फिर उर्वरा यानी कि फिर ये ह्यूमस का निर्माण नहीं होगा। तो फिर कैसे ये पौधे विकसित होंगे? तो कुल मिलाकर के यहां पर किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और इन सब को संचालित करने का काम केवल और केवल एक हमारा माई बाप है। हमारा माई बाप कौन है? हमारा माई बाप केवल और केवल एक है, और उस माई बाप का नाम क्या है भाई? उस माई बाप का नाम है सन। उसका नाम क्या है? सूर्य। ये क्या नाम है इसका? सन यानी कि सूर्य। ये है हमारा सन यानी कि सूर्य। इसी सूर्य से प्रकाश को पाकर के ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता है। इसी वजह से सूर्य को ऊर्जा का प्रथम स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि ऊर्जा का प्रथम सोर्स कौन है? तो वो सूर्य है। बिना सूर्य को हम कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसी वजह से जानते हो, इसी वजह से सूर्य देवता का आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। गांव में आज भी महिलाएं जो होती हैं वो जल चढ़ाती हैं, आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि इसी सूर्य के द्वारा पूरा का पूरा जो है ये तंत्र संचालित होता है। बिना सूर्य के हम किसी भी प्रकार के तंत्र को संचालित नहीं कर सकते। इस वजह से हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए सूर्य के प्रति, कि अगर सूर्य नहीं रहता तो शायद जीवन संभव नहीं हो पाता। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। वही ढेर सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। मैंने पूरा आपको बता दिया कौन उत्पादक होता है, कौन उपभोक्ता होता है, कौन अपघटक होता है, वही सारी चीजें लिखी गई हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से बड़ा बेहतरीन दिखाया गया है। और इस चीज को मैं फिर से स्लाइड पे आता हूं। थोड़ा सा एनसीईआरटी को जब तक आसान नहीं बनाया जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मान लीजिए एक पौधा है,
एक पेड़ है, ये एक प्लांट है, ध्यान से समझना, ये प्लांट है, एक पौधा है, ये प्लांट है, एक पौधा है। अगर ये प्लांट, सोच करके देखो कि अगर ये प्लांट आपके जीवन में न रहे तो क्या क्या इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये आपको एनसीईआरटी आपको समझ को विकसित करेगी कि प्लांट न रहने पर, अभी यही चीज देखो यहां पर लिखा गया है, यही चीज आपको लिखा गया है कि यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या क्या होगा। इसी चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली चीज तो ये होगी कि प्लांट क्या करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो अगर एक पौधा, इसका सबसे व्यापक निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ रहा है कि अगर पौधा नहीं रहेगा तो पहली बात तो है कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो ऐसे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रही है, एक तरफ ऑक्सीजन का लेवल घट जा रहा है। तो हमें पौधों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारे लिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कम कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लांट केवल और केवल यही नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है। प्लांट अनेक जीवों का आश्रय होता है, चिड़ियों का या अन्य प्रकार के कीटों का, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का ये आश्रय भी होता है, घर भी होता है। तो घर भी नहीं रहेगा अन्य जीवों का, यह भी बताया गया है। अब देखिए यहां पर इसने दिखाने की कोशिश किया है कि अगर, अब यही चारों पॉइंट अगर आप पढ़ लीजिए, चारों पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि आप खूब अच्छे तरीके से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, इस वजह से एनसीईआरटी की लिखी हुई बात महत्वपूर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। और पृथ्वी के ताप को बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं बाबू, पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक सवाल यहां पर याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली गैस कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और वे गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ऐसी गैस, ऐसी गैस, ऐसी गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग देती है, ऐसी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक बड़ा योगदान किस गैस का होता है, तो वो गैस का होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, दूसरी बात समझना, पेड़ों और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य आश्रय नहीं मिलेगा, यानी कि जीवों को न खाना मिलेगा और न ही उनको घर मिलेगा, आश्रय मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाएगा, जिससे बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की भी समस्या होगी। अगर पेड़ कटने लगेंगे तो आपने पढ़ा है कि मिट्टियों को बांधे रखने में कौन सहायता करता है, पेड़। उनकी जड़ें जो है मिट्टियों को जकड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ कट जाएगा तो मृदा अपरदन होने लगेगा। मृदा अपरदन क्या होता है सर, बरसात में मिट्टियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे कट के जाना, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है, यानी कि वनों का काटना घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, ये आपका विषय है कि आप सोचिए कि क्या हम कदम उठा सकते हैं। ये इस चैप्टर की चीजें हैं और यही चीजें आपने क्या सीखा है, देख लीजिए इस चैप्टर में। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बना होता है। वनों की ऊपरी परत वृक्ष के शिखर कहलाते हैं।
अच्छा, शिखर किसे कहते हैं ये देख लीजिए, ये पौधा है, पौधे का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है इसी को शिखर कहते हैं। और ये वृक्ष है, ठीक है, याद रखना ये वृक्ष। वृक्ष से नीचे कौन होता है? वृक्ष से नीचे झाड़ियां होती हैं। वृक्ष से नीचे क्या होती है? झाड़ियां होती हैं। और झाड़ियों से नीचे क्या होता है? शाख होता है। शाख, आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ लिया है कि शाख, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर होता है ना? सर्ब, हर्ब एंड ट्री। मैंने आपको बताया था सर्ब का मतलब वो पालक, धनिया, टमाटर, है ना? और झाड़ी जैसे कि जितने भी गेंदा, गुलाब का फूल, और साथ ही साथ वृक्ष का मतलब सबसे डेवलप स्थिति में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहां पर लिखा गया है, वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन के लिए आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी निर्भरता को हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के लिए क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों को वृद्धि करने के लिए उनके पुनर्जन्म में सहायता करती है। तो कुल मिलाकर के वो पूरी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब जो आज का चैप्टर है, जहां से सवाल पूछा जाता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर वो है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी, ध्यान से सुनना इस चैप्टर को, बस सुनना ध्यान से। बाकी अगर मेरी आवाज को आप अपने कानों तक जाने देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारी की सारी बातें क्लियर होंगी इस क्लास के बाद। सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, एक भी डाउट आप इस क्लास से लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरी मेहनत की सार्थकता तभी सिद्ध है जब आप को सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। अगर आप डाउट में रहेंगे तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई भी उद्देश्य क्लियर नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से समझना, पहले अपशिष्ट जल क्या होता है, यानी कि वेस्टेज, वेस्ट जो वाटर होता है ना, इम्प्योर जो वाटर होता है या जो दूषित जल होता है, इसी को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। जो हमारे किसी काम का नहीं है उसी को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। अब अपशिष्ट जल जो होता है वो अपशिष्ट क्यों हुआ? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा है, अपना है ना, अपना है। इसी वजह से ये अपशिष्ट हो गया है। क्योंकि क्या करते हैं, हम कपड़ा धोते हैं तो मार उसमें झाग आ जाता है, ठीक है। खाना बनाते हैं तो कढ़ाई धुलेंगे, है ना, पूरी छानेंगे, तेल को पलट देंगे, ठीक है। उसके बाद कई ढेर सारे पेंट हैं, शौचालय, लॉन्ड्री का जो है नालियों में जाता है। अब ये सारे जल जो मिलते हैं ये क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहलाते हैं। और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि 0.006% केवल जल पीने योग्य है। 0.006% जल पीने योग्य है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान से सुनना, संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से लेकर के 15 को अंतरराष्ट्रीय दशक जो बनाया वो जीवन के लिए जल के रूप में अंतरराष्ट्रीय दशक मनाया। यानी कि 2005 से लेकर के 2015 के बीच आप जानते हैं ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र जो होती है हर दशक को किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करती है। तो 2005 से लेकर के 2015 को किस रूप में सेलिब्रेट किया? जीवन के लिए जल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया। और इसमें उसने क्या बताया? आसूत जल क्या होता है सृष्टि जी, जिसका पीएच मान 7 होता है। मैं पूरी कहानी, ये सारी की सारी चीजें आपके मन में जितने सवाल आ रहे हैं ना वो सारे सवाल जो है अगली एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। एकदम परेशान ना होइए, बस पूरा पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है, ध्यान समझना, अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम समान रूप से वहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो जल हमारा दूषित होता है वो वहित मल के रूप में होता है।
वहित मल के रूप में हमारा जल जो होता है सबसे ज्यादा दूषित होता है। अब वहित मल क्या है इसको पहले समझो, क्योंकि आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि वहित मल में क्या क्या पाया जाता है। ध्यान दो, वहित मल जो होता है घरों से जो निकलता है, उद्योगों से जो निकलता है, अस्पतालों से जो निकलता है, कार्यालयों से जो निकलता है, अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सवाल आपकी परीक्षा की सीटेट में पूछा गया था, इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है। जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है, सड़कों और छतों में बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को लेकर आता है। वहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, इसमें अधिकांश जल होता है जिससे घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं, याद रखना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ लेना है कि ये जो वहित मल होता है वो घर से, कारखानों से, उद्योगों से, कार्यालयों से, ये तो नहीं भूलेगा आपको, ये जरूर याद रखना वर्षा जल भी इसमें सम्मिलित होता है। वर्षा जल भी इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है, वर्षा जल भी इसमें जब सम्मिलित होता है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहां पर इस जो वहित मल होता है, इस वहित मल में क्या क्या पाया जाता है, इसके कंपोनेंट देखिए, कंपोजिशन देखिए कि वहित मल में क्या क्या होता है। तो वहित मल में सबसे नंबर 1 पर कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। नंबर 1 पर कार्बनिक अशुद्धियां। कार्बनिक अशुद्धियों में देखिए क्या क्या होता है, मानव मल होता है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तेल होता है, यूरिया यानी कि मूत्र होते हैं, पीड़कनाशी दर्द निवारक जो होती हैं दवाएं, शाकनाशी यानी कि पेड़ पौधों को हम जो देते हैं, फल और सब्जियों का कचरा आदि, ये सब कार्बनिक अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व, इसके अंतर्गत नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। अब देखो पानी जो होता है, पानी कैसे हमारा खराब हो रहा है, देखो इस पानी में क्या क्या पाया जा रहा है, ये दूषित पानी में क्या क्या है, ये सब है पानी में। देखो जीवाणु भी है, कौन से जीवाणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवाणु में कौन कौन से हैं, हैजा और टाइफाइड रोग को उत्पन्न करने वाले, और यही नहीं पेचिस को भी उत्पन्न करने वाले, डिसेंट्री को भी उत्पन्न करने वाले। आगे चलकर अभी मैं पढ़ाऊंगा, डिसेंट्री जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। वीरेंद्र यादव जी भाई, या तो मैं अभी अम्लीय वर्षा पढ़ा लूं या तो मैं इसी को पढ़ा लूं, ठीक है। अम्लीय वर्षा के विषय में भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है एमडी इम्तियाज जी, ठीक है, एक एक करके बाबू मुझे आने दीजिए, ठीक है। कोई भी कार्य आप जीवन में करते हैं तो उसका एक निश्चित स्टेप होता है, एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम के अकॉर्डिंग जो है आप कोई काम करोगे तो सफल होगे। बात समझ में आ रही है। भोजन का पाचन कैसे होता है, पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट अमाशय में चला गया भोजन। तो रुक कर पढ़ो भाई, आराम से पढ़ो, आपको समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। अम्ल वर्षा जब पढ़ाएंगे तो अम्ल वर्षा भी समझ में आएगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, अब मेरी बात को ध्यान समझो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझते रहो। हमारा जल दूषित हो चुका है, दूषित जल में सबसे ज्यादा क्या है, वहित मल है। वहित मल में क्या है, वहित मल में आपको मैंने बताया कि वहित मल में ये सारी चीजें हैं। तो अगर वहित मल को अगर हम प्यूरिफाई कर ले तो क्या दिक्कत है भाई, जल की कमी है हमारे पास में, जल की कमी है, 0.006% पानी पीने योग्य है। तो अगर किसी तरीके से इस वहित मल वाला जो पानी है अगर उसको हम प्यूरिफाई कर ले तो हम बहुत ढेर सारे पानी को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, बंबई, बंगलुरु, इन सबको जो पानी प्राप्त होता है ना, इन्हीं पानी को, इसी पानी को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। इसी पानी को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तब जाकर के वो पानी वो पाइप के थ्रू टोटियों में, टैप में हमारे आता है और हम घुमाते हैं और पीते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का आशय ये है कि आपको इस मल में से ये सारी चीजों को हटाना है, शुद्ध जल को आपको प्राप्त करना है। अब शुद्ध जल कैसे, शुद्ध जल कैसे प्राप्त होगा? अपशिष्ट, कि अपशिष्ट जल उपचार, इसको क्या किया जाता है? कचरे को या फिर इस वहित मल को हटाया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में यह पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो अपशिष्ट जल होता है, उस अपशिष्ट जल में से हम कैसे वहित मल को निकालते हैं, बाहर करते हैं, या कैसे इसको प्यूरिफाई करते हैं? तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, तीन चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक में हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के मशीनों के माध्यम से उसको गुजारते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रासायनिक में हम विभिन्न प्रकार के केमिकल का भी उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना है क्या? क्लोरीन, ध्यान से सुनना, जैसे आपने नाम सुना है क्लोरीन, क्लोरीन। जैसे आपने सुना होगा KMnO4, लिखते चलो, हालांकि ये पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं। ओजोन O3, ओजोन O3, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2, फिटकरी का सूत्र, ठीक है, फिटकरी का सूत्र। ये चार ऐसी चीजें होती हैं, ये चार ऐसी चीजें होती हैं जो जल उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं, वाटर ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती हैं, या फिर अशुद्धियों को दूर करने में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। अच्छा, वॉइस क्रेक हो रही है, मैं देखता हूं, देखने का प्रयास। वॉइस घर घर, अच्छा ठीक, मैं देखता हूं, रुकेंगे। चलिए अभी बताने का प्रयास करें। अब आवाज ठीक हो गई है हमें लगता है। चलिए, अब हमें लगता है आवाज प्रॉपरली आप तक पहुंच रही होगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने का प्रयास करना। मैंने ये आपको बताया कि जल के शुद्धिकरण में भौतिक प्रक्रम तो भाग लेता ही लेता है। कैसे भाग लेता है अभी मैं बात करूंगा। रासायनिक प्रक्रम भी भाग लेता है और जैविक प्रक्रम में जीवाणु भाग लेते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? एक बार कमेंट्स करके बताएं। क्लियर पॉइंट? वॉइस आ रही है? जरा फूल उल भेज करके हमको सूचित कर दो, फूल उल भेज करके जरा हमको सूचित कर दो कि यस सर, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है ना? सुन लो यार, क्लास इतनी जबरदस्त चलती है ना, तो उस समय आवाज थोड़ा सा खड़बड़ाहट हो रहा तो एडजस्ट कर लिया करो। रात में कोई बात करता है जब आपसे, बगल में मम्मी है, पापा है, ज्यादा तेज नहीं बोल सकते हैं और इतना धीमे धीमे बोलते हैं कि केवल वही सुन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप सुन लेते हैं 500 किलोमीटर दूर।
और मैं इतना चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही मेरी आवाज। हाँ, समझो आप बात को, ठीक है, समझो मेरी बात को। तो जैविक प्रक्रम में जीवाणु भाग लेता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं आपसे, जैसे आपने गंगा जी का पानी सुना होगा कि गंगा जी का पानी जो होता है उसको कोई ले जाकर के घर पे रख दे तो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद वो उसी स्थिति में रहता है, सड़ता नहीं है। वो पहले कहा जाता था, आज के समय में तो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गंगा जी के पानी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। जो जल को दूषित करता है उस दूषित करने वाले जीवों को मारने का कार्य करते हैं। इसी वजह से गंगा जी का पानी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर दिखाया गया है कि ये जो, अब कहानी में फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। कहानी में हम लोग पहुंचे थे कि भाई अपशिष्ट जल है, अब उस अपशिष्ट जल से वहित मल को बाहर निकालना है। वहित मल को बाहर निकाल देंगे तो फिर से शुद्ध जल हमको प्राप्त हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। तो अपशिष्ट जल में से वहित जल को निकालने के 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं। इन चारों प्रक्रियाओं को समझिएगा। पहली जो प्रक्रिया होती है इसको बार स्क्रीन कहते हैं, हिंदी में इसको सलाका छन्ने कहते हैं। सलाका छन्ने क्या होता है पहले समझो, एक एक करके समझो, आराम से रिलैक्स होके समझो, रिलैक्स होके समझो। सलाका छन्ने क्या होता है, चित्र भी देखते चलो तो आसानी से मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जिस पानी में कूड़ा करकट, झाग, नाली वाला पानी, प्लास्टिक, गोबर, मल सब कुछ है, उन सारे पानी को एक ऐसे स्थान से मशीन से गुजारते हैं जिसमें छड़ लगे हैं। क्या लगे हैं? छड़ लगे, छड़ लगे। अब इन छड़ों से होकर के पानी जब जाता है तो जो बड़े प्लास्टिक होते हैं, बोरिया बोरा है या फिर अन्य जो चीजें हैं, बड़ी चीजें, जंतु हैं, कपड़ा है, वो सारी की सारी चीजें इस छड़ के में फंस जाती हैं और पानी, केवल पानी क्या करता है, बाहर निकलता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है जिसको बार स्क्रीन कहते हैं या सलाका छन्ने कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ग्रीट एंड सेंट रिमूवल टैंक। ये आप देख सकते हैं, ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी। यानी कि ये जो छोटे छोटे पानी में कंकड़ हैं और बालू के कण हैं, इनको कैसे हम अब पानी में से निकालेंगे। अब देखो, पानी अभी तक बोरिया बोरा जो भी था, कपड़ा लत्ता जो भी था, प्लास्टिक था, वो अलग हो गया यहां पे। अब यहां पे क्या करते हैं, अब पानी जो है, पानी को कम प्रवाह में करके इसको इस मशीन में भेजते हैं। किसमें? ग्रीट एंड सेंड रिमूवल टैंक में भेजते हैं। कम प्रवाह का मतलब है उसकी गति को धीमा कर देते हैं। जब गति को धीमा कर देंगे तो पानी में जो कंकड़ रहेगा वो अपने आप बैठ जाएगा। जैसे अगर ग्लास है, ग्लास में बालू है, बालू को हिला दीजिए, उसके बाद कुछ देर तक छोड़ दीजिए धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप होता है। ग्रीट और बालू को अलग करने की टंकी में लेकर के जाते हैं और कंकड़, पत्थर और बालू क्या हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, वाटर क्लैरिफर। इसको हम बोलते हैं जल अपमित्रक। जल अपमित्रक सर क्या होता है? जल अपमित्रक गजब की चीज होती है, समझो। जल अपमित्रक में क्या होता है, एक ऐसा टैंक होता है जो किनारे से जैसे जैसे आगे बढ़ता है सेंटर की तरफ, वैसे वैसे उसमें ढाल बना होता है। ढाल ऐसे, जैसे आपने कुप्पी देखा होगा ना, कुप्पी, उसी प्रकार से ये टैंक होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो स्लोप बना रहेगा, स्लोप रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जब पानी आएगा ना इस पर, तो जितने भी छोटे मोटे और कंकड़ पत्थर बचे रहेंगे वो सब के सब स्लोप के माध्यम से कहां आ जाएंगे,
एकदम तली में आके बैठ जाएंगे। और जब तली में आके बैठते हैं जो कंकड़ पत्थर या अन्य चीजें, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम आपंक कहते हैं या इसको स्लज कहते हैं। आपंक यानी कि स्लज कहते हैं। आपंक क्या होता है, जो इसी के तली में, इसी टैंक की तली में बैठे हुए हैं ठोस चीजें, ठोस मल, इसी को हम क्या कहते हैं, आपंक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको स्लज कहते हैं। और देखो कितना बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है कि इसी स्लज के माध्यम से हम बायोगैस बना लेते हैं। इसी स्लज को भी बेकार नहीं करते हैं, इस आपंक को भी बेकार नहीं करते हैं, जो यहां पे इकट्ठा हुआ है इसको भी हम बेकार नहीं करते हैं, बायोगैस के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, याद रखना, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन मिलता है, यह भी बात याद रखना। अब यहां पर समझो, अब ये भाई तली में बैठ गया है आपंक यानी कि स्लज, और जो शेष पानी है उस शेष पानी को अब इकट्ठा करते हैं और उसको एरिएटर यानी कि वातित्र के माध्यम से गुजारते हैं। सर वातित्र क्या है, एरिएटर क्या है? एरिएटर जो होता है एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जबरदस्त तरीके से क्या भेजा जाता है, ऑक्सीजन। क्या भेजा जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाइप के थ्रू ऑक्सीजन को भेजा जाता है। ऑक्सीजन भेजने से क्या होगा सर, ऑक्सीजन भेजने से क्या होगा, यहां पर तेजी के साथ में जीवाणु उत्पन्न होंगे, और ये ऐसे जीवाणु हैं जो शेष बचे हुए इस पानी में जो तेल है, जो ग्रीस है, या तेल या पानी में कुछ अन्य अशुद्धियां हैं, उनको वो धीरे धीरे क्या कर लेंगी, खा लेंगी। और पानी अब हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पानी के शुद्धिकरण की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो आप बताना कि पानी के शुद्धिकरण की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। उन 4 प्रक्रियाओं में से एक का नाम क्या है, बार स्क्रीन, दूसरा है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, तीसरा है वाटर क्लेरिफर, और चौथा है एरिएटर। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब अगर ये सिविल ने, यूपीपीसीएस ने, आरओ ने अगर सवाल पूछ लिया तो फिर ढूंढते रहना कि कौन सा मास्टर पढ़ाया है, कौन सा अध्यापक पढ़ाया है, कौन सी किताब ने लिखा है, क्योंकि न ही किसी किताब में, कॉम्पिटिटिव बुक में इस बात को लिखा गया है, और न ही कोई अध्यापक, मैं खुद भी मैं बता रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, न ही मैं या कोई अन्य अध्यापक इसको अपने कोर्स में सम्मिलित करके पढ़ाता है। लेकिन ये सवाल पूछे जाते हैं, ये वही सवाल 25% के हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं परीक्षा हाल से जब बाहर निकलते हैं कि वो ये किस ब्रह्मांड से उठा करके सवाल पूछ दिया गया, वो इसी ब्रह्मांड से पूछा गया है भाई, इसको याद रखना। अब इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। एक बात यहां पे बात कहा गया है, ये बड़ा पॉइंट, ये देखो, हमने आपसे एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि हर एक चीज के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे अभी तक आपने क्या कहा है, यूकेलिप्टस के विषय में सुना है, यूकेलिप्टस के विषय में आपने अभी तक क्या पढ़ा है कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, कि जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं, तो पर्यावरण का आतंकवादी जो होता है वो यूकेलिप्टस के वृक्ष को कहा जाता है। वो जो सफेदा का पौधा होता है व्हाइट कलर का हमारे गांव में, उसको पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। क्यों आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत पीता है, पानी बहुत सोखता है, इसी वजह से इसको हम पर्यावरण का क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा गया, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वहित मल संयंत्रों के चारों ओर क्या लगाना चाहिए, यूकेलिप्टस का वृक्ष। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। मतलब कि ये जो अपशिष्ट जल है उसको आसपास लगाओ, इसको खूब, वहां पे मत लगाओ जहां पे शुद्ध जल है। लेकिन हमारे यहां के किसानों को कौन समझाए, वो अपने गांव में लगा देते हैं इसको, वो गलत करते हैं। क्योंकि अगर ये किसी भी गांव में अगर 100-200 भी लगा दिया गया पेड़ ना, 100-200 की मैं बात कर रहा हूं, 100-200 भी लगा दिया गया ना, तो उस गांव का पूरा वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। इतना
ये बदतमीज पौधा होता है, इतना पानी को सोखने वाला होता है। तो हमें इसका यूज करना चाहिए कहां पे, अपशिष्ट संयंत्र जहां पर लगे गए हैं वहां पर, कि भाई तुम वहां पे पानी सोखो और जलवाष्प के रूप में भेजो, बरसात होगी, शुद्ध पानी आएगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, एक बात और यहां पे दिया गया है, ये आपके नैतिकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे चाय पत्ती उत्ती छानते हो, अगर चाय पत्ती अगर छानते उनते हो तो थोड़ा सा इसको नाली में मत भेजा करो, है ना, इसको जो है कूड़ेदान में डाल दिया करो, प्लास्टिक को कूड़ेदान में डाल दिया करो, पानी उन्हीं में मत डाला करो, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर एक शब्द मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से रोग होते हैं जो पानी के माध्यम से हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैजा जिसको आप कॉलरा कहते हैं, हैजा जिसको आप कॉलरा कहते हैं, बड़ी आंत प्रभावित होती है, बड़ी आंत। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड याद रखना, टाइफाइड भी, ये भी जल के माध्यम से ही होता है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु की वजह से होता है टाइफाइड, और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु की वजह से होता है हैजा। पोलियो, पोलियोमेलाइटिस नामक जीवाणु की वजह से होता है, यह जीवाणु जनित रोग है पोलियो, याद रखना। पोलियो छुआछूत नहीं है, यानी कि छूने से नहीं होगा, यह पानी के माध्यम से फैलता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है सर? मस्तिष्क, ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजस झिल्ली कहते हैं, उसी मेनिंजस झिल्ली में सूजन आना मेनिंजाइटिस कहलाता है। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जिसको सामान्य भाषा में पीलिया भी आप कहते हैं, हेपेटाइटिस जिसमें यकृत इन्फेक्ट होता है, यकृत इन्फेक्ट होता है, तो इसे मस्तिष्क हो गया, इसमें मस्तिष्क इन्फेक्ट होगा। पोलियो में क्या होगा? पोलियो में क्या होगा? पोलियो में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुरज्ज प्रभावित होगा। हैजा और टाइफाइड में याद रखना इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें प्रभावित होंगी, और हेपेटाइटिस में प्रमुख रूप से लीवर प्रभावित होगा, यकृत प्रभावित होगा, यकृत प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वहित मल के निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है, एक तो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि आपको 4 स्टेप में पानी में से या अपशिष्ट जल में से वहित मल को दूर किया जाता है। और एक दूसरा चीज यहां पर है कि स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए कम लागत में यथास्थान वहित मल का निपटान तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे इसके कुछ उदाहरण है कि सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए, रासायनिक शौचालय बनाने चाहिए, कंपोस्टिंग पिट बनाने चाहिए। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त होता है जहां पर मल वहन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि अस्पताल में। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि आप वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल में कर सकते हैं, पानी को गंदगी, पानी से गंदगी को दूर करने के लिए। अच्छा, एक बड़ा गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, बूझो के दिमाग में आया है। अच्छा, आप लोग जरा जवाब दे के बताइएगा हमको, ये मैं सवाल का उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूं। बूझो का सवाल यह है कि ये जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वहित मल का निपटान कैसे करते हैं। जो पैसेंजर बैठते हैं हवाई जहाज में, ठीक है, उनके जो मल होते हैं उसका निपटारा कैसे किया जाता है, उसका निपटारा कैसे किया जाता है, ये बूझो के मन में सवाल आया है। ठीक है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा था कि उसमें भी यही क्वेश्चन पूछता है ना, एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार ये जो वहित मल होता है उसको दूसरी भाषा में पूछता है कि वो क्या होता है, तो वो कहता है कि उसको आइस क्यूब यानी कि बर्फ में तब्दील कर दिया जाता है ना, बर्फ के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, किसी फिल्म में था, हाँ, आइस बना दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप इसका उत्तर दीजिएगा हमको। एक बात और यहां पर याद रखना, भारत में ऐसे शौचालय हैं, याद रखना ऐसे शौचालय हैं, शौचालय का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केचुओं के द्वारा उपचारित किया जा रहा है। यानी केचुए के द्वारा क्या किया जाता है, केचुए के द्वारा जो होता है इस वहित मल का निपटान किया जाता है। और अगर केचुआ अर्थवर्म जो है अगर अपघटित करेगा वहित मल को, तो याद रख लेना बहुत बेहतरीन तरीके की
खाद का निर्माण होगा। इसी विधि को कृमि, कृमि का मतलब केचुआ, प्रसंस्करण शौचालय कहा जाता है इस प्रकार के शौचालय को। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझ लेना, महात्मा गांधी की बातें देख लीजिए, स्वच्छता पर बहुत योगदान देते हैं और जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तब से तो इन्होंने 2 अक्टूबर को खूब जबरदस्त तरीके से स्वच्छता मिशन पर कार्य किया है। इनका एक कथन है कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के इसमें शब्द कौन कौन से हैं? अपशिष्ट जल, यहां पे 2-3 शब्दों को मैं आपको परिचय कराता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु का मतलब ऐसे जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, और बिना ऑक्सीजन के अगर कोई जीवाणु कार्य करता है तो ऐसे ही प्रोसेस को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन के द्वारा ही अचार शराब का निर्माण किया जाता है। वायवीय जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। आपंक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, स्लर्ज क्या होता है, सीवर क्या होता है। ठीक, जैव निम्नीकरण, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी कि जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जिनको अपघटनकर्ताओं के द्वारा किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, अपघटित किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आप सब्जी को कूड़ा करकट के रूप में फेंकते हैं तो अपघटनकर्ता इसको क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक को अगर उपयोग में लाया तो ये क्या है? ये जैव अनिम्नीकरण, ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का मतलब होता है इसको अपघटित नहीं किया जा सकता। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिसको अपघटनकर्ताओं के द्वारा अपघटित किया जा सकता है, और जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जिनको डिकम्पोजर के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी कहानी है। बायोगैस में मैंने आपको बताया है, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? CH4 पाया जाता है, यानी कि मीथेन। मीथेन से संबंधित 2-3 बातें जरूर याद रखना कि मीथेन जो होता है ये बायोगैस के रूप में होता ही होता है, साथ ही साथ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है? मीथेन रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या रहती है, तब भी आप बोलोगे मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए ऑयल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहती है, तब भी आप बोलोगे मीथेन गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तब भी आप उत्तर करोगे मीथेन। और अगर आपसे पूछा जाए दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है, तब भी आप करोगे उत्तर मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए पशु के जुगाली करते समय कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, उत्तर करेंगे मीथेन। और इसमें से एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जो तथ्य आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। जो तथ्य आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, सारे के सारे तथ्यों को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई मेरे यही पूरी कहानी यहां पर लिखी गई है, जिसको मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो सूचना बताया था उस सूचना को ध्यान में जरूर रखना कि कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी एक आध लेक्चर छोड़े हुए हैं वो जरूर से जरूर कल वाली क्लास 6 PM वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 7 का कल कवर करूंगा। 1 से लेकर के 18 तक के चैप्टर को रैपिड फायर के तहत बुलेट ट्रेन की तहत है, मैं पूरे के पूरे चैप्टर को पहले रिवाइज कराऊंगा। फिर जब मैं रिवाइज करा लूंगा तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो आशा करूंगा पूरी कहानी क्लियर होगी आपको। ठीक है, आशा करूंगा पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी 90% का ऑफर चल रहा है संस्थान की तरफ से। वे लोग जो भी इच्छुक हैं निश्चित रूप से उनको इस बैच में जुड़ना चाहिए। वीडियो समाप्त होने के पश्चात जरूर से जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा आज की क्लास आपको कितना बेहतर लगी, और बूझो का जो सवाल है उसका भी उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने उत्तर नहीं दिया है।
और कल आप सभी लोगों का बहुत बेसब्री के साथ में इंतजार भी रहेगा। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।